वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। तो अभी हमने इंटेंसिटी पढ़ी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर अक्ष या निरक्ष पर एग्जैक्ट न हो करके वो पॉइंट किसी अन्य बिंदु पर, अन्य स्थान पर अगर वो पॉइंट लाई करता है तो इंटेंसिटी कितनी होगी, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो देखिए, इसका हम लोग पहले डायग्राम समझेंगे। मान लीजिए, चलिए पॉइंट हेडिंग डाल देते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता, कोई पॉइंट है, अज्ञात बिंदु है, वो अक्ष रेखा पर कहीं पर भी हो सकता है, वहाँ पर हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसके डायग्राम को ध्यान से समझेंगे। डायग्राम आ जाएगा तो डेरिवेशन बहुत आसानी से आ जाएगा। मान लीजिए ये आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ए बी। इसके ए सिरे पर माइनस क्यू चार्ज है और बी सिरे पर प्लस क्यू चार्ज है। इसकी लंबाई 2L है। ये इसका मिड पॉइंट को दिया गया है। इससे R दूरी और थीटा कोण पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ध्यान से देखेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी? सिंपल सी बात है, -q से +q की ओर। क्लियर है? ये P की डायरेक्शन है, द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन है। और अब मैं क्या करूँगा, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है इसके मैं दो कंपोनेंट्स कर लूँगा। देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये आपकी P की डायरेक्शन है, एक लाइन इधर कोई जा रही है तो हमने ऐसे इसकी कल्पना कर ली थीटा कोण पर। तो अगर ये P है तो इधर की ओर P की वैल्यू कितनी होगी? इधर की ओर होगी वैल्यू P cos थीटा। ये बात समझ में आ गई? P का कोण के साथ में जो कंपोनेंट होता है उसको हम क्षैतिज घटक कहते हैं, मतलब कॉस कंपोनेंट कहते हैं। तो P का ये घटक हो जाएगा P cos थीटा, और इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, यानी ये एंगल 90 डिग्री है। ये जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा आपका P sin थीटा। ओके, इसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करना है। ये चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। देखिएगा ध्यान से, डायग्राम पर ही पूरा फोकस करेंगे। डायग्राम अगर आपको आ जाएगा तो कैलकुलेशन इसकी कुछ नहीं है, 4 लाइन की कैलकुलेशन है। तो इस P का एक कंपोनेंट इधर की ओर बन गया, ये हो गया आपका, और यहाँ लेता हूँ मैं। तो ये जो कंपोनेंट बना ये बन गया आपका P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो नीचे की ओर कंपोनेंट बनेगा ये बना आपका P sin थीटा। ओके, और इस चीज़ को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ओके, दिस वन। ओके, अब देखिए, इस बिंदु P पर हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस बिंदु P पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए अगर इस द्विध्रुव को देखें, इसको एक द्विध्रुव मान लीजिए, इसको समझिएगा ध्यान से। ये एक काल्पनिक द्विध्रुव A डैश और B डैश मान लीजिए। ओके, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर की ओर है P cos थीटा। समझते जाइए, एक एक पॉइंट क्लियर कर लेंगे। इधर की ओर द्विध्रुव आघूर्ण है P cos थीटा। ओके, अब ये काल्पनिक, ये मध्य बिंदु इसका हो गया। ये देखिए, यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु P है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी? तो यह इस काल्पनिक द्विध्रुव के अक्ष पर है। कहाँ पर है बच्चों? अक्ष पर है। तो अगर ये तीव्रता में E1 मान, क्या मान लूँ? E1,
तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 बराबर अक्ष पर तीव्रता होती है P इंटू K इंटू 2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो क्या लिखेंगे 2kp अपॉन आर स्क्वायर। अब एक्चुअली जो P की वैल्यू है वो P cos थीटा है, यहाँ पर P cos थीटा लिख दिया जाएगा। ये लाइन आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि E1 की वैल्यू क्या है। तो देख यहाँ पर मैं इसको नहीं देता हूँ, इसको से बदलते नहीं सकता हूँ, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो E1 बराबर K2P लिख देता हूँ ना, ऐसा ठीक रहेगा, K2P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये E1 की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, P साइन थीटा, ये किधर हो गया डैश बीटा, जो काल्पनिक द्विध्रुव माना था, इस तरह से A डैश और ये B डैश। ओके, ऐसे ही हम ये जो द्विध्रुव आघूर्ण, एक द्विध्रुव आघूर्ण इधर की ओर है ऐसे, इसकी वैल्यू है P साइन थीटा। अब ये जो P साइन थीटा है, इसके कारण ये द्विध्रुव बन गया, द्विध्रुव जैसा बन रहा है, इसके कारण ही इसी बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी। तो देखिए, इस द्विध्रुव को अगर मैं इस द्विध्रुव को काल्पनिक द्विध्रुव मानता हूं मैं, तो ये मान लेता हूं मैं A डबल डैश और P डबल डैश। तो ये जो बिंदु P है, इस काल्पनिक द्विध्रुव A डबल डैश B डबल डैश के निरक्ष पर बिंदु है। कहाँ पर है बच्चों, निरक्ष पर। तो निरक्ष पर जो तीव्रता होती है, ध्यान करिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये होती है माइनस क्यू प्लस क्यू। तो P की डायरेक्शन ये होती है, तो निरक्ष पर जो तीव्रता थी वो P की अपोजिट डायरेक्शन पर हुआ करती थी। कितनी होती थी, Kp अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब है यहाँ पर, ओके, तो Kp अपॉन आर क्यूब। तो देखिए P साइन थीटा इधर की ओर है और इसके कारण निरक्ष पर जो तीव्रता होगी वो उधर की ओर होगी E2। ओके, और इस E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kp अपॉन आर क्यूब। तो यहां से हम E2 की जो वैल्यू लिख देंगे वो हो जाएगी आपकी Kp अपॉन आर क्यूब। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये इक्वेशन नंबर में 1 मान लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ लिखते जाएंगे कि काल्पनिक द्विध्रुव A डैश B डैश के कारण तीव्रता E1 ये हो जाएगा। दूसरे काल्पनिक वैद्युत द्विध्रुव A डबल डैश B डबल डैश के कारण तीव्रता E2 बराबर Kp अपॉन आर क्यूब। ओके, अब P की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर P की वैल्यू P थी, यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू है P साइन थीटा। तो जब P साइन थीटा है तो यहाँ पर जो तीव्रता लिखी जाएगी, तो E2 बराबर क्या होगी, Kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। क्या लिखा जाएगा, K, तो P की वैल्यू है वो P साइन थीटा हो जाएगी। बिल्कुल आसान। फिर से आप इसको समझ लीजिए, इस द्विध्रुव के कारण तीव्रता बिंदु P पर, P पॉइंट ले लिया, बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो अक्षीय स्थिति पर है। तो अक्ष पर फॉर्मूला होता है K2P अपॉन आर क्यूब। तो हमने K2P अपॉन आर क्यूब, चूंकि P की वैल्यू अक्ष की दिशा में P cos थीटा है, तो हमने P की जगह P cos थीटा रख दिया। इसके दूसरे कंपोनेंट P साइन थीटा के कारण जो तीव्रता बिंदु P पर लिखी जाएगी, तो वो A डबल डैश B डबल डैश के निरक्ष पर बिंदु है। तो निरक्ष पर तीव्रता का सूत्र होता है Kp अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पर जो इसके लिए जो P का मान है, द्विध्रुव आघूर्ण की जो वैल्यू है वो P साइन थीटा है। तो वहाँ पर मैं P साइन थीटा पुट कर दूंगा। ये वैल्यू आ गई E1 और E2 की। तो इसकी परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, ये E1 की डायरेक्शन हो गया, ये E2 की डायरेक्शन हो गया। तो परिणामी तीव्रता कुछ इधर की ओर हो जाएगी E। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो E की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, E बराबर
या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख लीजिए आप, या अगर आपको ऐसे लिख सकते हो, कोई से फर्क नहीं पड़ता। E1 और E2 की वैल्यूज है, तो E बराबर हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ओके, जहां पर ये थीटा क्या है, और इसको कुछ और मान लीजिए, एंगल इसको अल्फा मान लीजिए। ओके, जहां पर अल्फा जो है वो E1 और E2 के बीच का एंगल होता है। किन्हीं दो सदिशों का परिणामी E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, और एंगल क्या लेते हैं, दोनों वेक्टर के बीच का कोण लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये जो अल्फा है 90 डिग्री हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालना हो हमें, बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है, कि E1 व्हाट इज E1, E1 इज दिस, E1 हो जाएगा आपका K 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू कितनी है 2P साइन थीटा अपॉन R क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस ऑफ 90। अब E1 E2 की वैल्यू क्यों लिखूंगा मैं, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, तो इसलिए इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये तो जीरो हो ही गया। E बराबर देखिए K स्क्वायर, ऐसे लिखो K2P, ऐसे लिखो KP अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर अलग कर दिया, और 2 cos थीटा को अलग लिख दिया, तो 4 cos स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया क्या, ये पूरे में जो होल स्क्वायर लगा हुआ था, तो इसका मैंने KP अपॉन R क्यूब अलग कर लिया, और जो 2 cos थीटा था उसको अलग कर दिया, तो स्क्वायर तो पूरे का था, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर अलग कर लिया। क्यों, क्योंकि ये इससे और इससे ये टर्म कॉमन मिल जाएगा हमको, इसलिए मैंने ऐसा किया है। प्लस K स्क्वायर, या वही ऐसे लिख लीजिए KP अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर, और यहाँ साइन थीटा को अलग लिख दिया मैंने, और प्लस ये जीरो हो गया। E बराबर KP अपॉन R क्यूब का स्क्वायर अलग हो गया, प्लस या इंटू ये बचा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे। ओके, ये टर्म स्क्वायर में तो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो E बराबर हो जाएगा आपका KP अपॉन R क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो हट ही गया, इसको हमने 3 और 1 4 हो जाएगा, ब्रेक कर लिया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो E की वैल्यू बन जाएगी आपका, इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसका कोई यूज नहीं है। तो ये पॉइंट क्लियर है ना बच्चों, इसका मैंने एक्सिस बन लिया और इसके कारण रिवर्स बन लिया, और मैंने डायरेक्शन से दे दिया वहां पर। तो फॉर्मूला आ गया फाइनली E इज इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, इस 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, जहाँ थीटा क्या था बच्चों, थीटा था वह कोण जिस कोण पर वो बिंदु P था द्विध्रुव के साथ वो जो कोण बना रहा था। अब यहाँ पर इसको हम कंफर्म कर लेंगे कि ये हमारा अक्ष और निरक्ष पर एप्लीकेबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, अगर आपको इसके अक्ष पर तीव्रता निकालनी होती, कहाँ निकालनी होती, अक्ष पर। अक्ष के लिए फॉर्मूला क्या होता था, K2P अपॉन R क्यूब, तो अक्ष के लिए जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो E एक्सियल बराबर
Kp अपॉन आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 0, cos 0 की वैल्यू 1 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो गया ये, cos स्क्वायर 0 वैल्यू 1, 3 बन जाए 3 और 3 1 4, अंडर 4 यानी 2, तो ई एक्सियल इज इक्वल टू हो जाएगा K2P अपॉन आर क्यूब। कोई प्रॉब्लम है क्या? cos 0 की वैल्यू 1, भाई अक्ष पर निकालोगे तो ये बिंदु P अक्ष पर जाएगा तो ये एंगल वेक्टर भी 0 ना हो जाएगा। इसी प्रकार से फर्स्ट कंडीशन लगा दिया मैंने, सेकंड कंडीशन यदि थीटा बराबर 90 ले लूं, अगर आप 90 लेते हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये बिंदु P ऐसे है, उठ करके यहाँ कहीं आ जाएगा तो वो नीरज की स्थिति बन जाएगी। तो ई इक्वेटोरियल या ई नीरज पर बराबर हो जाएगा Kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो 3 0 जा 0, ये 1 बचेगा, अंडर 1 की वैल्यू 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं, तो ई इक्वेटोरियल आ जाएगा Kp अपॉन आर क्यूब। तो देखिए हम लोगों ने ये देखा कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी तथा द्विध्रुव के साथ थीटा कोण पर कोई बिंदु दिया गया हो और वहां पर अगर हमें तीव्रता निकालनी हो तो उसकी तीव्रता आती है E बराबर Kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इसकी सहायता से हम किसी भी एंगल पर किसी भी स्थान पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। और थीटा की वैल्यूज मैंने 90 और 0 रख करके देख लिया, तो अक्ष और निरक्ष पर तीव्रता के लिए फॉर्मूला भी हमारे पास प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से पूरा ये पॉइंट हमारे पास कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव को अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो क्या होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। और इस वीडियो को समझ में अगर कोई पॉइंट्स नहीं आता आपको तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय।